हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह मैं तो अपन क्लास में आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करें बी सेकेंड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम समझने वाले हैं राजमुकुट की शक्तियां। ठीक है ना। और ये उनके लिए भी जरूरी है जिनको ये समझना है कि ब्रिटिश सम्राट के पास शक्तियाँ क्या होती है। ठीक है ना। सिद्धांत रूप में अगर हम बात करें, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि सम्राट क्या होता है और राजमुकुट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है वो हमने समझा था। आज हम इस पॉइंट में क्या क्लियर करने वाले हैं, राजमुकुट की शक्ति। राजमुकुट यानी वास्तविक शक्ति राजमुकुट के पास होती है। राजमुकुट यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो होता है वो राजमुकुट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सिद्धांत रूप में कहें तो वो सम्राट की शक्ति होती है। जैसे हम बात करते हैं ना, भारत की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन वही शक्ति व्यवहारिक रूप में कौन यूज करता है, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद और समस्त नौकरशाह करते हैं। तो वही हम यहाँ पे भी देखेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करें तो पहले पॉइंट से करते हैं कि पहला पॉइंट कार्यपालिका शक्ति। सम्राट की कार्यपालिका शक्ति क्या है। जैसे कि आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति की और इनकी तुलना करें तो लगभग कॉमन होता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो क्या चीज़ें हैं दोनों में कॉमन है, तो ध्यान रखिए। हम बारी बारी से यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि राष्ट्र अपने जो इनके सम्राट है उनके सिद्धांत रूप में यानी राजमुकुट की क्या शक्ति है कार्यपालिका के संबंध में। तो पहला ध्यान रखें, राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारियों, जल थल वायुसेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। यानी बड़े बड़े नियुक्तियां हैं वह यानी उसके लिए सिफारिश या उसका व्यक्तित्व का चुनाव वगैरह तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति है वो राष्ट्र सम्राट के द्वारा होती है। बात करें नेक्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य, धर्म, अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। पांचवी शक्ति को हम देखें तो राजमुकुट ही राजदूतों व वाणिज्य को नियुक्त करता है। बड़े बड़े देशों में राजनयिकों या राजदूतों की जो नियुक्ति करनी है, ठीक है ना, वो नियुक्ति ये करता है। इसके अलावा युद्ध की घोषणा, संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकारियों के अंतर्गत ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा ही अपराधियों को क्षमा करने और दंड देने की शक्ति होती है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन करता है। बजट की कार्रवाई के संबंध में अपने नीति निर्देश और बजट की धनराशि के समरूप के नियंत्रण को महत्व देता है। मंत्रिमंडल व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही करते हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती है, राजमुकुट के अंदर, और सिद्धांत रूप में ये सम्राट की शक्तियाँ कहलाती हैं। फिर बारी आती है व्यवस्थापन संबंधी। ये तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। जो अपने महत्वपूर्ण बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर तो ये करता ही है, ठीक है ना, उनके कार्रवाई को लेकर। अब बात आती है कि व्यवस्थापन शक्ति के अंतर्गत क्या शक्ति है वो जो ये काम करेगा। तो देखिए, राजमुकुट के व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनको अगर हम कहें तो बारी बारी से जैसे मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पॉइंट जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको लिखना है। संसद के दोनों सदनों में द्वितीय सदन यानी लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति, ठीक है ना। यानी इसके संबंध में बात करूँ, पहली लॉर्ड सभा के नियंत्रण में, लॉर्ड सभा के नियंत्रण में जो शक्ति है वह राजमुकुट को प्राप्त है। दूसरी है कि संसद, यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजमुकुट, तो राजमुकुट को हम यहाँ पे देखें यानी सम्राट की औपचारिक शक्ति है। तो राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना, ठीक है, और अधिवेशन को स्थगित करना, क्या करना, स्थगित करना। ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है, बिल्कुल प्रारंभिक भाषण, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक भाषण कौन देता है, सम्राट।
लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो ये भाषण भी तैयार कौन करता है? राजमुकुट। राजमुकुट के अंदर जो मंत्री परिषद जो व्यवस्था होती है वो काम करती है। इसके अलावा ध्यान रखें कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि सम्राट हस्ताक्षर न करे। तो चौथा हो गया, जो ध्यान रखें, सम्राट द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर। विधेयक पर हस्ताक्षर। देखो, व्यवस्थापन का मतलब होता है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति का मतलब एक तो कानून निर्माण के संबंध में, एक संसद के ऊपर उनकी क्या व्यवस्था प्रभाव चलता है उसके संबंध में हो गया। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणा और अध्यादेश जारी करने का अधिकार। पांचवा होगा अध्यादेश। अध्यादेश एवं विभिन्न घोषणा करने का अधिकार। विभिन्न घोषणा करने का अधिकार। तो ये सब शक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत आएगी? व्यवस्थापन संबंधित शक्तियां, राजमुकुट की शक्तियां। और सिद्धांत में हम बात करें तो सम्राट की शक्तियां। अब बात करते हैं न्याय संबंधी सम्राट की क्या शक्तियां हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं न्याय संबंधी शक्ति क्या है। नहीं हो तो अगर नोट में टाइम लगे तो स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो आइडियाज़ तो खूब है। पढ़ना है तो स्मार्ट तरीका भी आपके पास है ही। ओके, तो आगे देखते हैं न्याय संबंधी शक्ति। जैसे अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति की, जैसे बात करें तो वह आर्टिकल 72 के तहत अगर किसी न्यायालय के द्वारा उसे कोई दंड दिया गया है तो उसकी सज़ा को कम ज़्यादा कर सकता है, ये तो पता होगा, या उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या पावर है इनकी, राजमुकुट या सिद्धांत रूप में हम कहें सम्राट के पास। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे है कि सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। पहली बात तो यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि जो सम्राट है वो न्याय का स्रोत है, ठीक है, न्याय का स्रोत, यानी न्याय है वो इसके अकॉर्डिंग ही होता है। न्याय का स्रोत कौन है? सम्राट। कौन है? सम्राट। और नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। तो इस तरह से हम बात करें ब्रिटिश जो न्यायालय हैं, जितने भी ब्रिटिश न्यायालय, ठीक है ना, ब्रिटिश न्यायालय क्या कहलाते हैं कि भाई ये सम्राट के न्यायालय हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि न्यायालयों का मतलब न्यायाधीशों का न्यायाधीश कौन होगा? सम्राट होगा। कौन होगा? सम्राट। लेकिन वह भी किसी के अंतर्गत काम करने वाले, किसी के सलाह पे काम करेगा। इसलिए जब ये न्यायाधीशों का न्यायाधीश होता है तो इसका मतलब सम्राट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तीसरा क्या होगा? सम्राट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। ध्यान आ रहा होगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम हाईलाइट कर रहे हैं कि सम्राट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा होती है। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा कि किसी व्यक्ति की सज़ा को कम या ज़्यादा करना है, उसे माफ़ करने का अधिकार जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास होता है औपचारिक रूप से, वैसे ही यहाँ पर भी हम कहें कि वह अपराधियों के दंड को कम या माफ़ कर सकता है। अपराधियों के दंड को कम एवं माफ़ करना। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है वो न्यायिक शक्ति कहलाती है। और ये न्यायिक शक्ति है वह सम्राट के औपचारिक रूप में हो, राजमुकुट वास्तविक इस शक्ति का प्रयोग करता है और अधिराज्यों की अंतिम अपील भी यही सुनता है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है सम्राट की धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शक्ति प्राप्त है, क्योंकि अपने यहाँ पर यह नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, ब्रिटेन की बात करें तो वो पहले की जो व्यवस्था है वो एक धर्मतांत्रिक क्या है, कहे कि धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि कुछ समय मतलब शुरुआत की जैसे पहले की बात करें 1688-89 के अंतर्गत, तो वहाँ पे राजा और पोप यानी धर्म के मध्य वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी। तो धर्म का काफ़ी महत्व वहाँ पे रहा है, इसलिए ये पॉइंट बनता है। तो ध्यान रखें कि
सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और इंग्लैंड में एलिंगटन चर्च और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट इसका प्रमुख रहा हुआ है। यानी जितने भी चर्च या जो महत्वपूर्ण चर्च है उनका जो प्रमुख है ना वो सम्राट को माना जाता है। तो इस अकॉर्डिंग जैसे आर्क बिशप, डीन या कैनन की नियुक्ति ये करता है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे प्रमुख धार्मिक संचालकों की नियुक्ति कौन करता है? सम्राट करता है। अब यहाँ पे कौन कौन है? जैसे एक तो हम के आर्क बिशप, ये इनके जैसे अपने पंडित जी होते मतलब अलग अलग कैटेगरी जैसे हम बात करते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये आर्क बिशप, ठीक है, बिशप को यहाँ पे ये स है। इसके अलावा सिर्फ बिशप वाले होते हैं, वो भी ध्यान रखें। पादरी जैसे अलग अलग है, डीन, कैनन, तो ये वो पद है जिनकी नियुक्ति है धार्मिक क्षेत्र में सम्राट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो जो ये धार्मिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति करता है, इसके अलावा सम्राट ब्रिटिश चर्च की महत्वपूर्ण योग्यताओं को या महत्वपूर्ण माने जाने की वजह से वह स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का भी प्रमुख होता है और धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति धर्म रक्षक की होती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि धार्मिक क्षेत्र में सम्राट धर्म रक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है? धर्म रक्षक। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट होती है कि व्यवहारिक रूप में तो कहें तो ये राजमुकुट की शक्ति है, लेकिन सिद्धांत रूप में कहें तो ये शक्ति सम्राट के पास होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है और प्रश्न ये भी आ जाए कि सम्राट राज करता है या शासन करता है। मैंने आपके सामने रखा कि जो सम्राट है, ब्रिटिश सम्राट, वो राज करता है या शासन करता है। तो इसको हम कुछ थोड़ा सा पॉइंट के साथ डिटेल में आपके साथ रखते हैं ताकि आपको ये भी कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। अगर आपके यही क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? सम्राट ब्रिटेन में राज करता है शासन करता है? क्या करता है? ब्रिटेन की व्यवस्था में सम्राट किस तरह से, सम्राट एक सिर्फ राज करने वाला होता है या शासन भी करता है? तो इसको अगर हम डिटेल से और क्लियरली देखें तो आपके सामने एक चीज़ तो क्लियर आ जाएगा कि ब्रिटेन का जो राजा है वह सिर्फ राज करता है। शासन करने के लिए तो उसकी राजमुकुट के अंतर्गत जो शक्तियाँ जिन्हें मिली है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही, वो होते हैं। तो इस तरह से हम एक सारांश में अगर बात करें तो ब्रिटिश सम्राट सिर्फ राज करता है, शासन नहीं करता है। अब इसको कैसे हम डिक्लेयर करें, कैसे इसको हम प्रूव करें, कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ये ऐसी व्यवस्था कैसे हुई, अगर मैं शुरुआत से बताऊं तो ध्यान रखिएगा। जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सम्राट ट्यूडर काल की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको इसके संविधान के बारे में बताया था, तो ट्यूडर काल से मैं बात करूं, ट्यूडर काल के समय से अगर बात करें तो सम्राट है, उसके पास वास्तविक शक्तियाँ हुआ करती थी। क्या शक्ति हुआ करती थी? वास्तविक शक्ति हुआ करती थी, ठीक है ना। और वही ब्रिटेन की शक्ति में सर्वोच्च शक्तिशाली भी होता था, लेकिन ये शक्तियाँ समय के अनुसार अव्यवस्थाओं या किसी न किसी कारण से कम होगी, लेकिन ये शक्तियाँ तब तक बनी रही जब तक एलिजाबेथ प्रथम ने राज किया। एलिजाबेथ प्रथम महारानी, ठीक है ना। इनके समय सम्राट के पास वास्तविक शक्तियाँ रही और वही शक्ति संचालक भी हुआ करता था। लेकिन फिर बात करें कि 17वीं शताब्दी में असीमित राजतंत्र और मर्यादित राजतंत्र के बीच संघर्ष शुरू हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 1649 के अंतर्गत वहाँ पर राजतंत्र को ख़त्म कर दिया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और जनतंत्र आ गया। क्या आ गया? जनतंत्र। लेकिन
1660 के अंतर्गत वापिस जो चार्ल्स द्वितीय सम्राट बने, तो उस समय वापस ब्रिटेन में क्या आ गया, राजतंत्र आ गया। क्या आ गया, राजतंत्र आ गया। लेकिन वो राजा की शक्ति नहीं वापस लौट आई जो रियल में राजा के पास, शुरुआत में राजा के पास शक्ति हुआ करती थी। अब यहाँ पे राजा वापस राजतंत्र आया तो सही, लेकिन शक्तियाँ उनके पास वो निरंकुश शक्तियाँ नहीं थी। शक्तियाँ वापस वो शक्तियाँ नहीं आ पाई जितनी शक्तियाँ वास्तव में हुआ करती थी। तो इसके बाद सम्राट प्रशासन में छाया, यानी कहें कि इसके बाद प्रशासन के अंदर सम्राट होता था, लेकिन वह एक छाया की तरह सबके ऊपर रहता था, लेकिन वास्तविक शक्ति वो संसद के पास धीरे धीरे आनी शुरू हो गई या खिसकनी शुरू हो गई। और जब इंग्लैंड में शुरू हुई 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति, क्या शुरू हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति। और ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने काफ़ी कुछ बदल दिया ब्रिटेन में। इसके द्वारा क्या कर दिया, इसके द्वारा वहाँ का जो सम्राट था, ठीक है ना, सम्राट को शक्ति जो प्राप्त थी, सम्राट की शक्ति क्या हो गई, सीमित हो गई। क्या हो गई, सीमित हो गई। और इसी के साथ वापस जनतंत्र का प्रभाव जमने लगा, जनतंत्र का प्रभाव जमने लग गया था। और इसी तरह से एक ब्रिटेन के समय आता है हैनोवर काल। हैनोवर काल या हम कहें हैनोवर वंश का जो राजा बनता है, वो इसको वो क्या होता है कि ब्रिटेन की इंग्लिश लैंग्वेज से रूबरू नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, वह ब्रिटेन की संसद की कार्रवाई में भाग लेना बंद करता है। ब्रिटेन की संसदीय कार्यों में या हम कहें इच्छुक नहीं होता। तो यहाँ से हैनोवर काल में भी तब क्या हो जाता है कि संसदीय कार्य होते हैं, तो जो हैनोवर वंश के राजा होते हैं वो संसदीय कार्य में भाग नहीं लेते कि ये आपको जैसे करिए कर लीजिए, मैं मेरा प्रतिनिधि आपके इस मंत्रिमंडल में बैठा देता हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे हैनोवर काल से भी जनतंत्र के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा राजा के पास से कुछ अधिकार और छूट ले लेते हैं। इस तरह से अधिकार और छूट इस तरह से उनके पास चली जाती है। फिर आते आते समय ऐसी वर्तमान स्थिति आ जाती है, तो राजा सिर्फ औपचारिक रह जाता है और वास्तविक शक्ति है वह उसके मुकुट में या हम कहें संसदीय शासन व्यवस्था में मौजूद हो जाती है। तो इस तरह से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में सम्राट की वही स्थिति है जो भारत के सम्राट या भारत के राष्ट्रपति की है। तो इस तरह से ये अभी जैसे मैंने बताया था कि वह जो भी कार्य करे वह उनके राजमुकुट या हम कहें कि मंत्रिमंडल और पीएम की सलाह पर ही करता है। कोई भी कानून, यहाँ पे ब्रिटेन की एक बात है कि भारत का राष्ट्रपति कानून को दोबारा लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको पुनर्विचार के लिए लौटाने का भी अधिकार नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और इस तरह से ब्रिटेन ब्रिटेन में राजा है वो क्या करता है, राज करता है, शासन नहीं करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करें सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता, इसका क्या रीज़न है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि आप अपने शब्दों में बताइए कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, सम्राट के द्वारा कोई गलती नहीं होती है, प्रश्न आपके सामने आ जाए, ठीक है ना, कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता है, क्यों, इस पॉइंट को कैसे समझाएंगे। तो देखिए, एक सिंपल सी बात करें कि अगर आपके पास कोई काम करने का पावर ही नहीं है, आपको कोई काम करने दिया जा ही नहीं रहा है, आप तो एक कठपुतली हो, तो कठपुतली कोई काम गलत नहीं कर रही, करने वाले होते हैं पीछे वाले, ठीक है। तो सम्राट के भी यही है, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट कभी भी गलती नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि ब्रिटेन का सम्राट सिर्फ नाम मात्र की औपचारिकताएं करता है, वास्तविक शक्ति तो उसका राजमुकुट, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राजमुकुट बिल्कुल कोई गलती नहीं कर सकता है। तो पॉइंट से हम शुरू करें तो सम्राट कानून के ऊपर है, कानून के ऊपर है, ये बिल्कुल सही है, सम्राट कानून के भी ऊपर है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून के परे होता है, उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सरकार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है, इसके विरुद्ध किसी भी कार्य में न्यायालय या दीवानी फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता
हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि सम्राट को कानून से परे रखा गया। सम्राट के लिए कोई न तो केस होगा, ना कोई अपील दायर की जा सकती है। सम्राट को एज उसकी गरिमा और महत्व को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सम्मानजनक पद देने की कोशिश की गई। इसलिए ये कहा गया है कि सम्राट कानून के ऊपर है, क्योंकि सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता है। दूसरी हम बात करें तो ध्यान रखिए, सम्राट सविवेक से नहीं परंतु कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है। सम्राट सविवेक से नहीं परंतु मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य करता है। तो ये बात सही है। सम्राट को उसको खुद के दिमाग से या खुद की इच्छा से कार्य करने की छूट नहीं है। उसको सिर्फ नाम मात्र रखा गया है कि जो काम सरकार करेगी उसको स्वीकृति देने का अधिकार, उसको अधिकार हस्ताक्षर देने का अधिकार सम्राट का होता है। इसलिए सम्राट को सविवेक से काम करने की छूट नहीं दी है, क्योंकि सब काम वाकई मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सम्राट कार्टर ने भी कहा है कि राजमुकुट की शक्तियाँ का उसी प्रकार से प्रयोग किया गया जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती है, उसे कार्य मंत्रिमंडलों या मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। यानी राजा बात जरूर करता, राजा काम करता, लेकिन वो काम मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। और बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो अवैधानिक कार्यों के लिए भी किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब ये क्या महत्वपूर्ण बात करें, जैसे मैंने एक दो पॉइंट यहाँ पे बता दिए। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो यहाँ पर है कि राजा के प्रभाव के आधार, राजा का इतना प्रभाव क्यों है, राजा इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है वहाँ पे, तो उसका एक रीज़न है कि पहला तो जो व्यक्ति सम्राट है, जो व्यक्ति राजा बनता है, उसका व्यक्तित्व बेमिसाल होता है। उसके व्यक्तित्व गुणों के कारण उसे सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। इसके अलावा उसमें अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव, क्योंकि वह विभिन्न सम्राटों को देख समझ की शासन व्यवस्था को चलाता है, इसलिए वह अनुभवी होता है। और सम्राट उस कार्य संचालन से निश्चिंत परे होकर कार्य करता है, इसलिए दीर्घायु तक वो जीवित रहता है। और तीसरा हम कहें कि सम्राट है वह राजनीतिक निष्पक्षता रखता है। राजनीतिक निष्पक्षता, वह किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होता, क्योंकि राजनेता मतलब जो सम्राट होता है वो किसी भी दल से नहीं होता है। तो भले अगर टोरी दल का शासन चल रहा हो, मजदूर दल का वहाँ पे शासन हो पार्टी का, लेकिन सम्राट है वो निष्पक्ष रहता है, इसलिए सम्राट का प्रभाव जमा रहता है। संसदीय शासन की कार्यक्षमता, इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि जो संसदीय कार्यक्षमता है, संसदीय कार्य क्षमता, अब संसद को वहाँ पे कार्य करने की छूट दी गई है। और इस तरह से बात करें तो राजा के प्रभाव का एक कारण संसदीय कार्य शासन की कार्य पद्धति है। शासन का अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल के समस्त कार्रवाई और परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार भी उसके पास पहुँचता है, हर चीज़ उसके पास से होकर गुजरती है। तो इस तरह से कहें कार्य क्षेत्र है वो भी उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसकी स्वीकृति राष्ट्र अपने सम्राट के पास आती है, तो ये प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक में वहाँ का राजा का क्या औचित्य है, वहाँ का सम्राट है, सम्राट की कितनी महत्वपूर्ण योग्यता है, सम्राट का होना क्या जरूरी है, तो बात आती है औचित्य। सम्राट का औचित्य यानी ब्रिटिश सम्राट है उसका क्या औचित्य है, क्या वो उसका होना वहाँ पे सही है या नहीं। तो इसकी बात करें तो पहला ध्यान रखिए, ऐतिहासिक महत्व की संस्था, पहला पॉइंट है ऐतिहासिक महत्व की। देखिए एक चीज़ आपको पता होगी, ब्रिटेन के लोग हैं ना रूढ़िवादी और परंपरावादी है, वो अपनी परंपराओं को जल्दी नहीं छोड़ते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि सम्राट हैं वह उनकी ऐतिहासिक महत्व की एक संस्था है, वह उसको सम्मान की नज़रों से देखते हैं, इसलिए ऐसी संस्था को वो चाहते हैं, सम्मान देते हैं। इसलिए सम्राट वहाँ पे होना जरूरी भी है, क्योंकि वह उनकी इच्छाओं, मर्यादा और परंपराओं का एक जीता जागता प्रूफ रहता है। इसके अलावा राजपद का लोकतंत्रीकरण, दूसरा हम कहें राजपद का
लोकतंत्रीयकरण, राजपद का क्या हो गया है, लोकतंत्रीकरण हो गया। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे सम्राट पहले निरंकुश हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सम्राट है वह लोगों की अकॉर्डिंग शासन व्यवस्थाओं पर चलता है, यानी लोकतंत्री शासन व्यवस्था का सम्राट है। तो इसलिए वहाँ पे लोगों को ये सम्राट की ज़रूरत है, क्योंकि सम्राट उनके कामों में टांग नहीं अड़ाता है। तो सम्राट की यही विशेषता उसे वहाँ पे महत्वपूर्ण बनाती है, उसको अभी भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। सम्राट की व्यक्तिगत अधिकार एवं कार्य, बिल्कुल। अब सम्राट के कुछ पर्सनल अधिकार हैं, वीआईपी राइट्स हैं, और कुछ कार्य होते हैं, और वे कार्य सम्राट के द्वारा ही किए जाते हैं। इस वजह से कुछ कार्य सम्राट के वजह से और सम्राट के लिए ही होता है, सम्राट ही करता है, तो ये उस सम्राट पद को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और वो सम्राट का पद इसलिए इन कार्यों की वजह से अति आवश्यक हो जाता है। जैसे हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट का पद प्रतिक्रियात्मक मूल्यात्मक तो नहीं है, वरन उसके कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी हैं, जैसे संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, लोक सदन को विघटित करना, उद्घाटन में भाषण देना, प्रधानमंत्री अन्य मंत्री या प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करना, उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ अध्यादेश जारी करना। तो ये ऐसे कुछ कार्य हैं जो सम्राट के लिए या सम्राट के द्वारा किया जाए तो बढ़िया रहता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, उसको हम देखें तो ध्यान रखिएगा, सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। सम्राट क्या होता है? सर्वोच्च सलाहकार, बिल्कुल। सम्राट है वो सरकार को एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, इसलिए जैसे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री वगैरह होता है, तो इसके ऊपर इसका कद रखा गया है, क्योंकि ये शासन की व्यवस्थाओं में सलाह देने का कार्य करता है, इसलिए ये पद है जरूरी और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सलाहकारी के तौर पे कार्य करता है। और सम्राट ज़्यादातर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मध्यस्थ मतलब उनकी संसद और मंत्रिपरिषद के मध्य ये रहकर एक तालमेल बैठाने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा जो सम्राट है वो ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक, बिल्कुल। सम्राट उनके लोगों में विश्वास और शक्ति का एक प्रतीक की तरह काम करता है। तो जब कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा पद है जो उसमें विश्वास जगाता है, उसमें एकता की भावना अभिव्यक्त करता है, तो वो पद होना जरूरी है। तो ब्रिटेन के ऊपर जब सम्राट है तो वो लोग अपने सम्राट को महत्व देते हैं, और उस वजह से लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, और ये ब्रिटेन की एकता का प्रतीक माना जाता है। और ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व भी, यानी कहते हैं ना कि लोगों में हमारे लिए सम्राट है, तो एक लोगों में साइकोलॉजी बनती है, और यही साइकोलॉजी उनके अंदर विश्वास और एकता का भाव जगाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन है। इस तरह से वर्तमान में सम्राट का होना औचित्यपूर्ण माना जाता है। तो लास्ट वाले ये जो कंटिन्यू मैंने पॉइंट रखे ना, शॉर्ट में रखे, लेकिन ये नोट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए इस क्लास को दोबारा देख लीजिए और नोट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे दोबारा अपनी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।